दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी। राजेश भाई साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मिथिलेश पाल कल कैंडिडेट डिक्लेयर हो गई थी आरएलडी की। आज ये जानकारी मिली है कि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। वो पहले मुजफ्फरनगर में आरएलडी के दफ्तर पे गई, पार्टी दफ्तर पे। उन्होंने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण कर लिया आज, और सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तो एक सवाल बड़ा इस समय फिजाओं में है, वो तैर रहा है लगातार। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये टिकट मिथिलेश पाल का हुआ कैसे। जयंत चौधरी साहब ने 6-7 लोगों को बुला के टी पार्टी भी की, उनके साथ राय मशवरा भी किया, वो गंभीरता से लगे हुए भी थे। पर्दे के पीछे आखिर ऐसा क्या खेल हुआ कि अचानक मिथिलेश पाल आ गई। और हालांकि कुछ खुलासा मिथिलेश पाल ने वहाँ मीडिया को जो अपनी बाइट दी है उसमें भी किया है, जिससे इसका संकेत मिलता है। बाकी तो आप बताएंगे कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। कुछ जानकारियाँ मेरे पास हैं तो मैं भी शेयर करूँगा। मिथिलेश पाल ने वहाँ मीडिया को बाइट देते हुए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की लीडरशिप का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा टिकट कराया, चुनाव लड़ने का मौका दिया। और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि वो चुनाव लड़ेंगी, उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, सब समाज के लोग उनके साथ हैं, उनका कहीं विरोध नहीं है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। और कादिर राणा को बाहुबली भी बताया उन्होंने। और फिर कहा एक सेंटेंस में कि मैं जयंत चौधरी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। जयंत चौधरी का भी। हाँ, एक संकेत ये मिलता है इससे कि ये जो टिकट है कहीं ना कहीं इसको तय करने में बड़ी भूमिका जो है वो बीजेपी की लीडरशिप की है। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी मिथिलेश पाल कैंडिडेचर डिक्लेयर होने के बाद, हालांकि उस वक्त तक उन्होंने जब ये मीडिया बाइट दी तब तक आरएलडी पार्टी पर जाके सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले बीजेपी की लीडरशिप की तारीफ़ की। तो आपके पास क्या खबर है, ये पटकथा कैसे लिखी गई? डॉक्टर साहब, ये जो उपचुनाव हुआ है, जो हो रहा है मीरापुर में, जयंत चौधरी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बीजेपी का कैंडिडेट हो और आरएलडी का सिंबल हो। वो ये चाहते थे कि अब सरकार में हम लोग हैं, उपचुनाव है, तो यहाँ अपना कैंडिडेट, क्योंकि चंदन सिंह चौहान तो इनका अपने कैंडिडेट थे। दरअसल क्या है कि कुछ समय से, अभी पिछले 8-9-10 दिन पहले से, जैसे टिकट की बात हुई कि टिकट वितरण होना है, तो बीजेपी का एकदम बड़ा प्रेशर जयंत चौधरी के पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई टिकट प्रत्याशी बीजेपी का होना चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर इनकार भी कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा, गठबंधन है तो बीजेपी का इतना बड़ा सेगमेंट हमारे साथ रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जिस पैटर्न पे 2022 में चुनाव हुआ था और जो गठबंधन के साथी थे उसी पैटर्न में चुनाव होना है। दरअसल क्या है कि आपने आज देखा होगा, जब आप नामांकन हुआ तो नामांकन में आरएलडी के जिला अध्यक्ष पहले नहीं आए, ना आरएलडी के बहुत सारे नेता पहले आए। सबसे पहले मिथिलेश पाल जी के पास में संजीव बालियान जी आए। दरअसल क्या था कि जब चुनाव था 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो उस समय मिथिलेश पाल जी थी, उससे चुनाव से पहले वो सपा में थी। 2022 तक वो सपा में थी। और 2022 में सपा से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। ज्वाइन भी संजीव बालियान जी ने कराया था मिथिलेश पाल को। और 2024 के चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा में बहुत काम भी किया मिथिलेश पाल जी ने। वो अक्सर देखी गई तमाम विधानसभाओं में संजीव बालियान जी के भाजपा के समर्थन में के काम करें। संजीव बालियान जी ने उन्हें अब से 2 महीने पहले आश्वस्त कर दिया था, 2 महीने पहले आश्वस्त कर दिया कि आपको चुनाव लड़वाएंगे। हाँ, शुरुआत में तो जब संजीव बालियान चुनाव हार गए मुजफ्फरनगर से, तो एक ये भी चर्चा आई थी कि उनकी पत्नी जो हैं वो मीरापुर से चुनाव लड़ सकती हैं। ये पब्लिक डोमेन में बात चर्चा चली थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका संगी सोम के साथ टकराव होता है, फिर चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं और वो बात पीछे चली जाती है। तो शायद ये संभावनाएं उन्होंने तलाश के देखी ज़रूर होंगी कि क्या सुनीता बालियान प्रत्याशी हो सकती हैं। तो उसके लिए जयंत चौधरी की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी था। भाई सिंबल तो आरएलडी का ही है वहाँ, और आरएलडी की सीट थी
तो बीजेपी के कोटे में जाना इसका मुश्किल था, इसका मैसेज ज़्यादा ख़राब जाता, तो वो कोटा तो रख दिया आरएलडी का ही। लेकिन वहाँ सुनीता बालियान, जो संजीव बालियान जी की पत्नी है, उनके टिकट मिलने की संभावनाएं ख़त्म हो गई थी। दरअसल क्या है कि ये श्योर थी मिथिलेश पाल जी कि उनको टिकट यहाँ से होगा, क्योंकि बिल्कुल भी चुनाव से पहले आपने सुना होगा कई बार जब इस पर चर्चा होती थी मीरापुर पे, तो मतलब चंदन सिंह चौहान भी पूरे श्योर थे कि आरएलडी का ही नेता होगा और आरएलडी का सिंबल होगा, पूरे श्योर थे। हालांकि वो तो श्योर ये भी थे कि उनकी पत्नी को जो है चौधरी साहब मौका देंगे कि वो विधायक बन जाएं। और आप देखिए कि बीजेपी के बहुत सारे नेता भी आए, बीजेपी के बहुत सारे नेता, अभी इनसे पहले चर्चा चली कि अभी राजपाल सैनी भी इस समय बीजेपी में, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें प्रत्याशी रालोद बना सकता है, लेकिन बनाया तो नहीं। दरअसल ये सारी जो कहानी है, जब 2019 का चुनाव होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो चौधरी साहब चुनाव लड़ते हैं। और जब चौधरी साहब चुनाव लड़ते हैं तो चूँकि जो गढ़ थे, जैसे जो बुढ़ाना है, जो बुढ़ाना विधानसभा है, बुढ़ाना विधानसभा में आप देखोगे कि वहाँ चौधरी साहब जीत का आए थे बुढ़ाना विधानसभा में। हाँ, राजपाल बालियान भी वहाँ बाद में विधायक बने आरएलडी के, जीत का आए थे। और हालांकि बड़ा चुनाव हुआ था, बहुत घमासान चुनाव था, 6500 वोट से चौधरी साहब हार गए थे उस चुनाव में। अब जब 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, तो चूंकि अब आरएलडी से गठबंधन था, संजीव बालियान जी 100% श्योर थे कि अब आरएलडी से मेरा गठबंधन हो गया, अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जब मतदान हुआ, मतदान के बाद जब मतगणना हुई, मतगणना के बाद जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट मुजफ्फरनगर शहर सीट और बुढ़ाना विधानसभा सीट, वहाँ का रिजल्ट सबसे ख़राब आया। बुढ़ाना विधानसभा में जब चुनाव होता है 2022 में विधानसभा का, तो राजपाल बालियान जी वहाँ चुनाव जीत जाते हैं लगभग 30,000 वोट से। तो ये वो श्योर थे कि आरएलडी का वोट उनके पास रहेगा और वो जीतेंगे बुढ़ाना से इस बार। लेकिन बुढ़ाना फिर वो 18,000 के आसपास से हार गई। जिस मुजफ्फरनगर विधानसभा से 2019 में वो 32,000 वोट से जीते थे संजीव बालियान जी। अब जब 2024 का चुनाव होता है तो वहाँ से जीत का अंतर कुल 800 का होता है। तो 31,500 का इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि जयंत चौधरी उनके प्रचार में लगातार आई, बहुत लगातार आई। जैसी जयंत चौधरी की एंट्री होती है बीजेपी में गठबंधन की, तो चूँकि अभी तक संजीव बालियान बड़े लीडर थे, भाजपा के वेस्ट यूपी के जाट नेता, उनकी बड़ी साख थी, बड़े नेता थे। और जैसी आरएलडी का गठबंधन होता है, तो भाजपा के जो बड़े नेता थे आरएलडी के, उसमें उन्हें ये लगा कि कहीं ना कहीं जब जयंत चौधरी आए, तो चूँकि जो बड़ी लीडरशिप है बीजेपी की, वो सीधे चौधरी साहब से बात करेगी। और चौधरी साहब का अपना वजूद है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये जो सारा वोट बैंक है, अगर हम जाट वोट बैंक की बात करें तो वो उनसे बाहर थोड़ी है, वो जिधर खड़े होंगे उधर होगा। ये हुआ भी 2024 के लोकसभा चुनाव में। जयंत चौधरी, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बुरा हाल था, लगातार माहौल बना हुआ था, बीजेपी के एंटी माहौल था, और जैसे जयंत चौधरी की एंटी बीजेपी में होती है, आप जब 2024 का रिजल्ट आए तो आप नतीजे देखो, वो नतीजे बहुत सुखद आए, सकारात्मक आए बीजेपी के लिए। दूसरा, जो लगातार बीजेपी का विरोध हो रहा था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मिथिलेश पाल का टिकट है, इसका बुढ़ाना और मुजफ्फरनगर और पिछले लोकसभा चुनाव से क्या ताल्लुक है? तो संजीव बालियान को तो फ़ायदा ही हो ना आरएलडी के आने से। कहीं ना कहीं अगर आरएलडी गठबंधन में नहीं होता तो वो तो क्लियर कट हारे हुए थे और उनकी हार का अंतर बहुत बड़ा हो जाता, तो वो अंतर तो मिनिमाइज हुआ कहीं ना कहीं। तो आप इसको इससे कैसे जोड़ के देख रहे हैं, इस घटनाक्रम से? उन्हें ये लग रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि क्योंकि 5 साल पहले जब चुनाव लड़ते हैं तो आरएलडी के कार्यकर्ताओं का उनका आमना सामना होता है। हाँ। और चुनाव के 2 महीने पहले तक भी पूरा आमना सामना होता है, पूरा घमासान था। तो ये अलग बात है कि दल तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले, ऐसा उन्होंने मान लिया। मतलब अभी भी संजीव बालियान ये चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर की जो पॉलिटिक्स है उस पे मजबूती से कब्जा उनका रहे। ऐसा ना हो कि आरएलडी का जनाधार बढ़े, आरएलडी के कार्यकर्ता आगे आ जाएं। आरएलडी का कार्यकर्ता अगर विधायक बन जाता तो शायद संजीव बालियान का जनाधार खिसकता, मुजफ्फरनगर की पॉलिटिक्स पे उनकी पकड़ कमजोर होती। गुड, बिल्कुल। तो ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उनकी लीडरशिप पिछले 10 साल से मुजफ्फरनगर क्षेत्र में रही पूरी। मुजफ्फरनगर में जो उन्होंने चाहा वो हुआ, और अब उन्हें पता है कि वो हार गए, वो अलग बात है। लेकिन भाजपा की जो लीडरशिप है, जो संगठन है, वहाँ उनका मजबूत कब्जा है। मेरे पास एक और खबर है इसमें कि जैसे अभी 4-6 दिन पहले भूपेन्द्र चौधरी मिले थे जयंत चौधरी से, और एक गुलदस्ता लिए हुए तस्वीर भूपेन्द्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जयंत चौधरी के साथ आई थी सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में आई वो तस्वीर। तो
अब जयंत चौधरी को तो मंत्री बने हुए 100 दिन से ज़्यादा हो गए, बिल्कुल। तो ऐसा तो है नहीं कि भूपेंद्र चौधरी जयंत चौधरी को मंत्री बनने की बधाई देने गए थे। तो वो वहाँ बेसिकली मीरापुर के टिकट पे डिस्कशन करने गए थे। और भूपेंद्र चौधरी के और संजीव बालियान के जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर हैं, और वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स में पिछले 4-5 सालों में दोनों ने मिलके जो है अपने तरीके से कुछ चीज़ें सेटल की हैं। तो निश्चित तौर पे संजीव बालियान जी ने और भूपेंद्र चौधरी जी ने डिस्कशन किया होगा इस पे, और मिथिलेश पाल का कैंडिडेचर लेकर ही भूपेंद्र चौधरी जयंत चौधरी के पास गए थे मंत्रालय में, और उन्होंने क्लियर कट ये मैसेज उनको दे दिया होगा निश्चित तौर पे उस वार्ता में कि राजपाल सैनी का तो चलिए अपोज हो रहा है तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन मिथिलेश पाल को टिकट देना ही बेहतर रहेगा, तभी दोनों पार्टियों का कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहेगा। और यहाँ भूपेंद्र चौधरी और डॉक्टर संजीव बालियान ने दोनों ने ऐसा दांव चल दिया कि एक बार फिर से मुजफ्फरनगर की जो पॉलिटिक्स है उसमें सक्रिय भागीदारी, उसमें सक्रियता संजीव बालियान की दिखाई दे रही है। पूरे चुनाव में संजीव बालियान की बड़ी सक्रियता होगी। हाँ, और जब आज जब नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तो हम देख रहे थे सुबह कि नॉमिनेशन तो बाद में फाइल करने जाते हैं सुबह, कल जब ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे सारे दलों के लोग, तो सबसे पहले बधाई देते हैं संजीव बालियान। फेसबुक पे लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं वो तस्वीर के साथ मिथिलेश पाल की, और बधाई देते हैं। हालांकि आरएलडी के जो नेता हैं वो भी बधाई देते हैं। आपने डॉक्टर साहब देखा वो जो आरएलडी का जो बधाई देने का वो मैसेज था, मैसेज देखा आपने? मैसेज वो हमें लगा कि वो मैसेज किसी ने लिख दिया और कह दिया कि इसे डाल दो सब लोग। उस मैसेज में ये भी लिखा जा सकता था कि मिथिलेश पाल पहले भी आरएलडी से मोरना की विधायक रही हैं, पहले भी वो आरएलडी से 2019 का चुनाव लड़ी हैं, लिखा। पर वो ऐसा लग रहा मैसेज कि बिल्कुल एकदम रुहासा सा एकदम नहीं, उसमें लिखा है ये, मैंने पढ़ा उसको, उसमें लिखा उन्होंने कि पिछड़े वर्ग की महिला को मीरापुर से टिकट देने पर जयंत चौधरी जी का आभार, बधाई। तो पिछड़े वर्ग की महिला हैं, इस बात को मुख्य तौर पे ज़्यादा उभारा। खैर, वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है, और ये बात तो अब लगभग बाहर पब्लिक डोमेन में आ गई है कि ये टिकट कैसे सेटल हुआ। चूँकि मिथिलेश जो हैं उन्होंने खुद प्रेस से बात करते हुए सबसे पहले धन्यवाद बीजेपी की लीडरशिप का किया है, उसके बाद वो कुछ और बातें करती हैं, तब वो जयंत चौधरी का धन्यवाद करती हैं। उन्होंने टिकट दिया है, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का। कोई मेरे लिए, किसी का एक भी व्यक्ति का कोई विरोध नहीं था, सबने मेरे लिए कहा है कि जी आप उन्हें लड़ा दीजिए, और हम सब उन्हें खड़े होकर लड़ाएंगे। इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल ने भी, उनका भी छोटे से बड़े कार्यकर्ता ने मेरा कोई विरोध नहीं किया। जयंत चौधरी जी ने, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैं बीजेपी होने के बाद भी उन्होंने मेरे पर अपना विश्वास जताया। डॉक्टर साहब ऐसा कि अगर मीरापुर में अगर आरएलडी का प्रत्याशी होता तो धमक आरएलडी की होती, नहीं, निश्चित तौर पे ये एक फर्क और रहता है। जो लीडरशिप है वो लीडरशिप पूरी बीजेपी की उसके आरएलडी के हाथ में होती। अब मिथिलेश पाल, अगर मिथिलेश पाल को टिकट बीजेपी दे रही है और बीजेपी के बड़े नेता जो मुजफ्फरनगर के हैं वो इस बात को प्रतिशत जोड़ते हैं कि टिकट बीजेपी का प्रत्याशी होगा। अच्छा, आज जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था तो वहाँ पहले उन्होंने सदस्यता ले ली मिथिलेश जी ने आरएलडी की, और सदस्यता लेने के बाद नॉमिनेशन फाइल करने गए तो बीजेपी की तरफ से डॉक्टर संजीव बालियान वहाँ थे, पूर्व एमपी थे सोनवीर वहाँ, और बीजेपी के कई और नेता वहाँ पे मौजूद थे, और आरएलडी की तरफ से कई ऐसे दावेदार हैं जो टिकट के दावेदार थे जो दिखाई नहीं दिए। हालांकि राजपाल बालियान वहाँ पे थे, बुढ़ाना के विधायक, लेकिन कई दावेदारों में से कई लोग ऐसे थे। ये बताया कि अजीत राठी जो दावेदारी भी वो वहाँ नहीं थे, प्रभात तोमर गुड्डू वो भी दावेदार थी, वो वहाँ उस समय नहीं थे। हो सकता है बाद में आ गए हों या कुछ, इतना हो सकता है कि हो सकता है। ये तो हम कंफर्म तौर पे नहीं कह सकते कि कौन कौन थे कौन कौन नहीं थे, लेकिन हमें ये सूचना मिली है पुख्ता तौर पे कि जितने दावेदार वहाँ पे थे, दावेदार लगभग 24-25 लोग दावेदार। हालांकि चंदन चौहान वहाँ थे, चंदन चौहान थे, वो सिटिंग एमपी हैं, राजपाल बालियान वहाँ से थे, तो कई बड़े नेता वहाँ पे थे आरएलडी के, लेकिन टिकटार्थियों में से कई लोग नहीं थे। तो ये देखने वाली बात है कि क्या उनकी नाराज़गी बनी रहती है या वो मान जाते हैं। खैर, हम इस पर ही चर्चा कर लेते हैं कि ये जो टिकट दिया है इसकी विनेबिलिटी की पॉसिबिलिटी क्या है।
जीत की संभावनाएं कैसे बनती हैं। मैं डेमोग्राफी देख रहा था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, 3,20,000 के आसपास वोट है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, जिसमें से 38% मुस्लिम वोटर हैं और लगभग 38% अदर बैकवर्ड कास्ट का वोटर है, जिसमें जाट, गुजर, सैनी, पाल, ये 4 जातियां ज़्यादा संख्या में हैं और बाकी छोटी छोटी जातियां और भी हैं। और लगभग 19-20% के आसपास दलित हैं वहाँ, और 5% के आसपास सवर्ण वोटर है, जिसमें कुछ चौहान वोटर्स हैं, ब्राह्मण वोटर्स हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो एक बहुत टफ फाइट बनती हुई वहाँ दिखाई दे रही है। अभी जैसे सुंबुल के सामने अभी पर्चा भरा है, उनके पति ने भी, हाँ, पति शाह शाह मोहम्मद मोहम्मद भी। राणा ने बताया। शाह मोहम्मद राणा ने भी पर्चा भरा है, और ये माना जा रहा है कि साहब कहीं ऐसा ना हो, सत्ता पक्ष के साथ चुनाव है, कि वो सुंबुल का कैंडिडेचर कहीं कोई बहाना लगा के, कोई प्ली लगा के किसी तरह से खारिज ना कर दें। तो शाह मोहम्मद का फाइल करा दिया उन्होंने। हालांकि चुनाव तो एक ही लड़ेंगे उनमें से, बिल्कुल सुंबुल ही लड़ेंगी, अब ऐसी बिल्कुल। संभावनाएं हैं। तो अब इसमें एक सीन ये बनता है कि बाकी पार्टियों से भी वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, बसपा से भी मुस्लिम हैं, वहाँ आज़ाद समाज पार्टी से भी मुस्लिम हैं, वहाँ ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी हैं, निर्दलीय भी 5-6 निर्दलीय भी कई हैं। लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है कि जो मजबूत नेता होता है, जातियों की टेंडेंसी होती है कि वो मजबूत नेता के साथ खड़े होते हैं। तो ये एक सामान्य परसेप्शन कादिर राणा फैमिली के बारे में है कि वो आर्थिक और राजनीतिक तौर पे बहुत सुदृढ़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका। तो ऐसे में बड़ी संभावना ये है कि जो 38% मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें वो मिनिमम सेंध लगा पाएँ दूसरे दलों के प्रत्याशी। लेकिन दलित वोटरों पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है अभी भी। मायावती के पास, मायावती की पार्टी का, बसपा का अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है दलितों में। चंद्रशेखर की एंट्री दमदार तरीके से हुई है, बिजनौर के एमपी भी हैं वो इस समय, नगीना के बिल्कुल पास की सीट है नगीना, बिजनौर जिले में। तो अब बीजेपी की मुश्किल ये है कि उसका काम तब बनता है जब उसके पास दलित वोटरों में सेंध लगे, दलित वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो, उसके बिना बात नहीं बनती। और दलित मतदाताओं के बीच में हमने जो देखा पिछले कुछ घटनाक्रम, वो चाहे संविधान बचाने वाला मामला हो, चाहे आरक्षण वाला मामला हो, चाहे हरियाणा में सरकार बनते ही आरक्षण के भीतर वर्गीकरण का सवाल है, वो मुश्किलें पैदा करेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि दलित मतदाताओं में इसको लेकर बहुत नाराज़गी है कि आरक्षण धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में पहले ही आरक्षण नहीं है, हरियाणा में तो इसके लिए कानून पब्लिक सेक्टर में तो वो वर्गीकरण कर दिया, आरक्षण के भीतर आरक्षण कर दिया, तो उसका नुकसान निश्चित तौर पे होगा, उसमें उसको लेके बड़ी नाराज़गी है। अब ये जो स्थिति बनती है, इसमें अगर दलित वोट नहीं आता है बीजेपी के पास, तो मिथिलेश पाल की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक ये भी देखा जाता है, जब उपचुनाव होता है तो सामान्य सी बात है, उपचुनाव में बहुत मतलब बड़ी संख्या में कुछ परसेंटेज ऐसा होता है कि वो वोट डालते नहीं, उनकी रुचि कम होती है। हाँ, वोटिंग परसेंटेज कम। आप ये देखें, ये भी एक संकट, मतलब चुनाव किस करवट बैठेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सुंबुल राणा है, हाँ, सुंबुल राणा का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक चुनाव में कभी भी उदासीनता नहीं बरतता। उसका वोट परसेंटेज 70-75 हाँ, तक दलित पहुंचता और है। मुस्लिम मतदाताओं की एक खासियत रहती है कि वो मतदान के प्रति बड़ा जागरूक होते हैं। और बहन जी तो ये नारा भी देती आई हैं लंबे समय से कि पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल। और एक समय वेस्टर्न यूपी में दलित और मुस्लिम मतदाता उनका मजबूत कैडर वोटर रहा है। तो हम देखते थे कि बूथों पर सुबह से ही दलित और मुस्लिम मतदाताओं की लाइन लग जाती थी लंबी। आप ये और देखिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश भी होता है उस इलाके बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो चूंकि आम तौर पे गरीब लोगों का बड़ा हिस्सा होता है, रोजगार वाले लोगों का बड़ा हिस्सा होता है, तो ये उस दिन छुट्टी रहती है तो मौका मिल जाता है सबको। मीरापुर में 13 की छुट्टी होगी क्योंकि चुनाव होगा। हाँ, और 14 तारीख बीच में होगी, 15 का गंगा स्नान होगा। हाँ, है ना, तो बहुत सारे लोग जाएंगे। अब मामला ये है कि ये जो स्वर्ण वोटर है या जो नहीं, सवर्ण पीछे के वर्ग जो का वोटर किसान जातियां हैं, है ना, इनका वोट परसेंटेज जो है उनके मुकाबले बहुत कम होता जो है। किसान जातियां हैं, वो दरअसल उनका गंगा स्नान में बड़ा इंटरेस्ट है। इस पूरी बेल्ट में वेस्टर्न यूपी की 2 बड़े त्यौहार हैं किसानों के, एक गोवर्धन पूजा और दूसरा गंगा स्नान। दीपावली उतना बड़ा त्यौहार किसान सेगमेंट के लिए नहीं है, वो ये मानता है कि ये
व्यापारिक वर्ग का बिल्कुल त्यौहार है। तो किसान मानता है कि वो गोवर्धन पूजा उनका त्यौहार है और गंगा स्नान उनका पर्व है। तो गंगा स्नान एक टूरिज़्म भी है, क्योंकि गेहूं की बुआई होती है उस समय और लोग 4-6 दिन के लिए जाके डेरे लगाते हैं, बड़े बड़े तंबू गंगा के किनारे लगाते हैं, वहीं खाना पकाना करते हैं, परिवारों के साथ चले जाते हैं, यूथ चला जाता है। अब तो नया ट्रेंड ये बन गया कि बहुत हाईटेक टेंट लोग लगाने लगे, लड़के वहाँ पे सेल्फी लेते हैं और वहाँ पे खेल होते हैं बहुत तरह के, बड़ा फेस्टिवल है। कबड्डी होती है, बड़ा फेस्टिवल में वो तब्दील हो गया है एक बड़े। और आपको उसमें याद होगा राणा जी, अभी जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो पहले चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर की डेट दी थी। हाँ, और फिर है ना? वो और फिर जब पता चला कि 1 जब अक्टूबर से बीजेपी पहले ने- 4 छुट्टी थी, जब 4 बी- छुट्टी है कि लोग घूमने चले जाएंगे। बीजेपी ने इसके लिए चुनाव आयोग में एप्लीकेशन डाली थी। यहाँ भी आरएलडी ने प्रयास किया है, लेकिन हमें लगता नहीं कि इस तारीख में कोई बदलाव होगा। हालांकि कुछ भी हो सकता है, सत्ता पक्ष का मामला है, ये देखने वाली बात होगी। अगर उनको लगा कि मीरापुर लूज कर रहे हैं, कहीं फंस गए हैं, तो हो सकता है कि ये डेट चेंज भी हो जाए, क्योंकि चुनाव आयोग के जो फैसले हैं इन दिनों वो सब सवालों के घेरे में रहते ही हैं। ये देखने वाली बात होगी। ये जो आपने हम बताया, देखेंगे इसको ये जो आपने बताया जो दलितों का जो वर्गीकरण वाला मामला है आरक्षण में, हाँ, ये उनके लिए मुसीबत ये वाला है। चंद्रशेखर चूंकि इसे हर मीटिंग में बोलते भी हैं, हाँ, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं और बहन जी लगातार बोल रही हैं। बोल रही है। इधर अनिल जी मंत्री हैं पुरका जी से, वो लगातार, उनके पास भी इसका कोई सवाल, इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि जितनी आक्रामकता के साथ में बहन जी और निश्चित। चंद्रशेखर बोल रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। और इसके अलावा आप अभी बहुत सारे इशू निकल कर आएंगे, लोकल इशू बहुत सारे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है उत्तर प्रदेश में, वो मिली इसी दम पे है। दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा, अति पिछड़ा मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम्स के साथ स्ट्रोंगली अफिलेट हो गया समाजवादी पार्टी के साथ, तब वो इस सिचुएशन में आ पाए हैं। चूँकि उनके लिए रिजर्वेशन और आरक्षण बहुत बड़ा इशू था। लगातार राहुल गांधी संविधान की किताब लेके चल रहे थे और उनको लग रहा था कि इसको यही गठबंधन, इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है। 2024 के चुनाव में जो नारा दिया कि संविधान बचाओ, हाँ। संविधान खतरे में है, तब वो नारा दिया था। हाँ। और ये जो वर्गीकरण किया गया आरक्षण में हरियाणा में, ये तो प्रमाणित हो गया। हाँ। अब वो ये भी कहेंगे कि हमने कहा था हाँ। कि संविधान को बचाना है, देखो क्या हो गया। हाँ, तो निश्चित। तो ये जो ऐसे इशू हैं, ये इशू बहुत ज़्यादा है, मतलब इसीलिए हम देखते हैं, आप कड़िया जोड़ के देखिए इसको थोड़ा सा और एनालिटिकल तरीके से देखिए बारीकी से, तो समझ में आती है चीज़ें। मिथिलेश पाल का कैंडिडेचर होने जा रहा था, संजीव बालियान और भूपेंद्र चौधरी ने ये पटकथा लिख दी थी मिलके। उसी के बाद संजीव बालियान अचानक बुढ़ाना पहुंचते हैं और बुढ़ाना के मामले में गर्माहट लाते हैं। वो कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होगा। वो एक ऐसे नौजवान के घर पहुंचते हैं जिसने एक धर्म के पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की सोशल साइट पे। उसके बाद लोग विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पे आए। उसके घर डॉक्टर संजीव बालियान जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, और वो ये शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, अगर हिंदू सड़क पे आ गए होते उस दिन तो इनका क्या होता। तो इस लेवल पे वो चीज़ों को इसलिए लेके जाते हैं कि उनकी करीबी नेता मिथिलेश पाल कैंडिडेट बनने जा रही थी, उनको ये तय हो गया था। और वो चूँकि मिथिलेश पाल की नैया 80-20 के बिना पार नहीं हो रही है, वहाँ फंस गया चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक देखो दलित वोट है वो बड़ी संख्या में मीरापुर में है, और दलित वोट चूँकि वहाँ अब बटेगा भी, भाई बसपा भी वहाँ लगातार प्रयास कर रही है, असपा भी लगातार काम कर रही है, का स्ट्रॉन्ग होल्ड है दोनों पे। और जिस तरह का वो बीजेपी के साथ जाएगा, ये संभावनाएं इसकी बहुत कम है। खैर, हम देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा आप ज़रूर। और हम कुछ और बारीकियों के साथ फिर हाजिर होंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आपके कमेंट लगातार हमें ये बता रहे हैं कि आप कितनी गंभीरता से वीडियो देख रहे हैं, और आपके कमेंट्स से हमें बहुत मदद मिल रही है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ये लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या गणित है, ग्राउंड पर किस तरह की लहर चल रही है, लहर के भीतर क्या लहर चल रही है, ये आप बताएंगे। और जब आप ये बताएंगे तब हम राय मशवरा करके ग्राउंड रिपोर्ट्स के बाद, हम कुछ जल्दी बहुत ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करने वाले हैं, फिर आपको सटीक एनालिसिस देंगे आखिर होने क्या जा रहा है।
धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और सेव इंडिया न्यूज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी सेव इंडिया न्यूज़ के नाम से चैनल चलाते हैं और हम लोग मिलकर सेव इंडिया न्यूज़ के लिए भी कंटेंट बनाते हैं और इस चैनल के लिए भी कंटेंट बनाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।